नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। ठंड का मौसम है और इस कड़ाके की ठंड में प्रदेश के अन्नदाता यानी कि किसानों को मुसीबत का सामना ना करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अब किसानों के बारे में सोचते हुए अब दिन में 2 शिफ्टों में बिजली देने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश में बढ़ रही ठंड और शीतलहर को देखते हुए सरकार ने रात के समय में अपने खेतों में सिंचाई करने वाले किसान भाइयों को बड़ी राहत देते हुए ट्यूबवेलों के लिए बिजली सप्लाई के शेड्यूल में बदलाव किया है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग ने कुल 19 सर्कलों के 2 ग्रुप बनाए हैं। इनमें से 7 सर्कल नामत, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद में बिजली प्रातःकाल 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक मिलेगी। शेष सभी सर्कलों में प्रातःकाल 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बिजली मिलेगी। इस निर्णय से किसानों की कठिनाई कम होगी और वे दिन के समय में अपने खेतों में सिंचाई कर सकेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बिजली आपूर्ति का यह शेड्यूल जो आज से शुरू किया गया है 31 जनवरी तक जारी रहेगा। 31 जनवरी के बाद इसकी पुनः समीक्षा की जाएगी और यदि आवश्यकता हुई तो इसे आगे बढ़ाया जाएगा। मेरे किसान भाइयों, जैसा हमको ये पता है कि बहुत ही ठंड और शीतलहर अब चल रही है और मैं स्वाभाविक है कि हरियाणा के किसान जो दिन में रात में कभी भी बिजली आने पर सिंचाई के लिए खेतों में जाते तो ठंड बहुत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा विभाग ने आज ही एक निर्णय लिया है कि अब कुल 19 सर्कल में से 7 सर्कल में अब ये बिजली प्रातःकाल 5 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक होगी। और ये 7 सर्कल हैं करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, सोनीपत और जींद। इनको छोड़ करके बाकी जो सर्कल हैं उनमें सब में प्रातः 10 बजे से लेकर और शाम 6 बजे तक ये 8 घंटे बिजली राहत रहेगी ताकि किसानों की कठिनाई को समझते हुए ठंड से बचा जा सके। और ये शेड्यूल जो आज शुरू किया गया है 31 जनवरी तक चालू रहेगा। 31 जनवरी के बाद पुनः इसकी समीक्षा करके यदि आवश्यकता हुई तो इसको आगे भी बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किसानों के लिए की गई ये घोषणा किसानों के लिए इस ठंड में राहत का काम करेगी ताकि किसानों को परेशान न होना पड़े। किसानों के लिए बिजली देने के समय में जो बदलाव किया गया है ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने प्रदेश के किसानों को लेकर एक सेवा भाव रखने के साथ साथ उनका ख्याल भी रखते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये सोच है कि प्रदेश का किसान सुदृढ़ बने और आगे बढ़े। इसे लेकर मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है, जिसे धरातल पर अब देखा जा सकता है। तो किसानों के हित में मनोहर सरकार ने ये एक बड़ा फैसला लिया। बढ़ती ठंड के कारण अब किसानों को अपने खेतों में पानी देने में अक्सर परेशानी होती है और हो रही थी। अब ऐसे में ठंड क्योंकि ज्यादा है, किसानों को थोड़ी राहत मिले, सरकार ने इस बारे में सोचा है। किसानों की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश को 2 जोन में बांट दिया है और अब अधिकारियों को 2 शिफ्टों में बिजली आपूर्ति करने के निर्देश भी जारी कर दिए। इस पर एक रिपोर्ट आप देखिए।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में बढ़ती ठंड के कारण किसानों को अपने खेतों में पानी देने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। मनोहर सरकार ने किसानों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेल पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में परिवर्तन किया है। अब किसानों को दिन के समय में 2 शिफ्टों में बिजली मिलेगी, जिससे किसान रात के बजाय अब दिन के समय में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। सीएम मनोहर लाल ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाए। इस बारे में बिजली मंत्री रणजीत सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्रदेश को 2 जोन में बांटा गया और बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों को सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक बिजली आपूर्ति दी जाए। सरकार के इस निर्णय से किसानों को बहुत फायदा होगा। पिछले कुछ दिनों से ठंड के कारण प्रदेश भर में किसान सरकार से बिजली की आपूर्ति की मांग दिन में कर रहे थे। इसे ध्यान में रखते हुए मनोहर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। पिछले 4-5 दिन से बड़ी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, बहुत हार्ड कंपाने वाली ठंड थी। किसानों के भी फोन आ रहे थे, कुछ एमएलए के भी फोन आए। तो मैंने भी सीएम साहब से बात करी। रात हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने रात लेट ये अनाउंस करा, एक फैसला करा है कि रात को पहले 10 बजे से सुबह 3 बजे तक किसानों को बिजली मिलती थी, ट्यूबवेल कनेक्शन जो खेतों में पानी लगाने के लिए। अब हमने ये फैसला कर दिया, 2 जोन बना दिए कि एक सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक, कि 5 बजे रात को ट्यूबवेल कनेक्शन ऑन कराएंगे, क्यारे बनाते हैं तो सुबह 7 बजे जाना पड़ता है, तो सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक, ताकि उन्हें ठंड में बचत हो। ये हमने 1 महीने तक करा। अगर इनके फिर ठंड पड़ी तो इसे बढ़ाया भी जा सकता है। सुबह 5 बजे से लेके 1 बजे तक जिस इलाके में ये चलेगा उसमें सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, जींद, करनाल, कैथल और सोनीपत है। दूसरा शेड्यूल करा हमने 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। उसमें रिवाड़ी, पलवल, नारनौल, गुड़गामा 1, गुड़गामा 2, फरीदाबाद, हिसार, पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, पानीपत, रोहतक और झज्जर है। यहाँ अब रात को कहीं भी कोई ट्यूबवेल नहीं चलेगा। 1 महीने तक हमने फैसला करा है कि ये 2 शेड्यूल रहेंगे, जिसमें किसान को ठंड से बचने का मौका मिले और खेतों में पानी लग जाए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से प्रदेश भर से किसानों द्वारा सरकार को इस परेशानी से अवगत करवाया जा रहा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये फैसला लिया। सरकार के इस फैसले से अब किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। मनोहर सरकार किसानों का विशेष ख्याल रख रही है। सीएम मनोहर लाल खुद किसानों की समस्याओं का समाधान करते हुए नजर आते हैं और किसानों से प्रगतिशील बनने की भी अपील करते हुए नजर आते हैं। दिसंबर के महीने में किसानों से सीएम मनोहर लाल ने विशेष संवाद भी किया था। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने कहा था कि चाहे पीएम मोदी हो या आपका साथी मनोहर लाल, हमेशा किसानों के साथ खड़े रहे हैं। हमने किसानों के लिए हरदम, चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे आपके साथी मनोहर लाल की बात हो, हमेशा किसान के साथ खड़े रहे हैं। जैसा आपने को पता है, प्रधानमंत्री जी भी पीएम किसान सम्मान निधि के नाते से और हर 4 महीने में एक किश्त हमको भेजते हैं। हमको 15वीं किश्त भी अभी मिल चुकी है। हरियाणा के 8,74,000 किसानों को किश्त जाती है और इसमें भी किसानों को लगभग अब तक 15,000 करोड़ रुपया ये जा चुका है। तो ये बहुत ही एक मेरे लिए संतोष की बात है कि कभी किसान को परेशान नहीं होने देते हैं। हम किसान भी जो सहयोग करते हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसे अपने को पता है, पराली प्रबंधन ये एक बड़ा विषय है जो किसान के साथ जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे जो आवाज़ें आती हैं कि किसान पराली जलाता है, उसके कारण से प्रदूषण होता है, और ख़ास करके कोर्ट्स भी कई बार संज्ञान लेती हैं। और संतोष की बात तो ये है कि पिछले दिनों में उच्चतम न्यायालय ने ये कहा है कि हरियाणा ने पराली प्रबंधन का जो कार्य किया है किसानों की सहायता करके, ये सराहनीय है। बल्कि पंजाब की सरकार को उन्होंने फटकार भी लगाई है। तो उस नाते से और हम जो किसानों को जो सहायता करते हैं उसका भी एक लाभ हमको मिला है और किसानों ने भी उसका सहयोग किया है। अगर आईसीआर की रिपोर्ट जो 22 नवंबर को भी प्रकाशित हुई है, उसका मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि हरियाणा में कुल मिलाकर के इस बार सीजन में 2239 जो केसेस हैं वही यानी पराली जलाने के हुए हैं, जबकि अपना पड़ोसी प्रदेश पंजाब, वहाँ पर ये आंकड़ा 36,118 मामले हैं। अर्थात
बहुत बड़ी संख्या में पंजाब में पराली जलाई जाती है। हरियाणा के किसानों को हमने इस पराली प्रबंधन के लिए बहुत सा सहयोग भी किया है। हमने इसमें कुल मिलाकर 2500 रुपये प्रति टन के हिसाब से किसान की पराली की बिक्री इसकी व्यवस्था की है। और यदि 20% से कम मॉइस्चर पाई जाती है तो 500 रुपया इसके लिए अलग से भी और ये दिया जाता है। तो इस प्रकार हम उनको जो इम्प्लीमेंट्स भी देते हैं, उस इम्प्लीमेंट्स में अभी 6794 कस्टम हायरिंग सेंटर्स ये हमने बनाए हैं, ताकि हम पराली इकट्ठा करने के लिए, उसको इकट्ठा करके बेचने के लिए वहाँ से और जो हायर करके और इम्प्लीमेंट से ले सकते हैं। कोई किसान अपना इम्प्लीमेंट अगर लेना चाहता है उसको भी सब्सिडी दी जाती है। 80,000 फसल अवशेष के ऐसे प्रबंधन के उपकरण ये किसानों ने खुद खरीदे हैं, हम इसमें सब्सिडी भी देते हैं। यदि कस्टम हायरिंग सेंटर कोई बनाता है उनको 50% की जो सब्सिडी मिलती है, और जो स्वयं किसान अपना कोई ऐसा उपकरण खरीदना चाहे तो उसको 80% का और ये अनुदान ये हम देते हैं। तो मित्रों, इस कारण से पंजाब में जो पराली की जो कमी दर्ज की गई वो बहुत कम दर्ज की गई, लेकिन हरियाणा में जो पराली प्रबंधन की कमी दर्ज की गई है पिछले वर्ष की अपेक्षा इस बार 36.5% और ये कम की गई है। तो इसलिए एक बहुत अच्छा ये विषय किसानों ने इसको किया है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। तो चाहे बाढ़ का मामला हो, हमारे 12 जिलों को बाढ़ ग्रसित घोषित किया गया था। अगर मैं घग्गर के बाढ़ क्षेत्र की बात करता हूँ तो उसमें पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा ऐसे 6 जिले आते हैं। और यमुना के साथ साथ भी इसी प्रकार से, चाहे वो यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, सोनीपत हो, पलवल हो अथवा फरीदाबाद हो, ऐसे ये 6 जिले बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के हैं। तो 12 के 12 जिलों में कुल मिलाकर 1469 गांव और 4 शहर इससे प्रभावित हुए हैं। तो ऐसे सब इलाकों का हमने जो मुआवजा है वो किसानों को दे दिया है। अभी जो फसल का जो प्राकृतिक आपदा जिस प्रकार से होती है, अथवा विशेष तौर पर कपास, इस कपास का जो सुंडी का खराबा हुआ है उसका मुआवजा जाना अभी शेष है। बहुत जल्दी उसको भी हम 31 दिसंबर तक सब आंकलन करके और आपको भेज दिया जाएगा। जहां तक फसल के विविधीकरण की बात है, हमने ये भी अपील की थी कि किसान कम से कम पानी की चिंता करें, और जहां पानी बहुत गहराई में हो गया है, जहां हम अपनी यानी आगे आने वाली पीढ़ी को पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं करा पाएंगे, ऐसे किसानों को हमने अपील की कि आप कम से कम धान की बिजाई को छोड़कर उसकी जगह अन्य फसलों की अगर बुआई करेंगे तो हम 7,000 रुपया प्रति एकड़ हर किसान को और इस मुआवजे के नाते से देंगे, ताकि फसल धान की बजाय दूसरी फसल बुआई करे। और ऐसा पिछले 2 वर्षों में लगभग 2.25 लाख एकड़ पर किसानों ने धान को छोड़ा है। बधाई के पात्र हैं। और हमारा ये जो मेरा पानी मेरी विरासत की योजना, दूसरे प्रदेश भी इसको अपने यहाँ लागू करने के लिए लायक हैं कि हम भी इस योजना को लागू करेंगे, ताकि पानी की चिंता ये सब लोग कर सकें। तो मित्रों, भाइयों बहनों, चाहे वो बाढ़ की बात हो, चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे मेरा पानी मेरी विरासत की बात हो, अथवा पराली प्रबंधन की बात हो, इन सब विषयों पर आप लोगों ने सहयोग किया है। पराली प्रबंधन तो और भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे फसल अवशेष प्रबंधन हेतु पूसा डिकम्पोजर किट ये भी हमने बांटे हैं। 2.5 लाख एकड़ में इस बार पूसा कंपोजर किट बांटे गए हैं। और हमारा इस बार का लक्ष्य है कि अगले इस वर्ष में 5 लाख एकड़ ये पूसा डिकम्पोजर किट ये बांटे जाएं, ताकि लोगों को इसका जो है पर्याप्त लाभ मिल सके। जहाँ तक मुआवजे की बात है, मुआवजा सब प्रदेशों में जितना मुआवजा सरकार की ओर से दिया जाता है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अपना बीमा नहीं कराते हैं, ऐसे किसानों को पिछली सरकार तो मात्र 6,000 और जाते जाते 10,000 करके गए थे। 10,000 का मुआवजा भी किसी को दिया नहीं था, लेकिन हमने आने के बाद उसको पहले 12,000 किया और फिर बाद में 15,000 रुपया एकड़ ये हमने किया है। तो 15,000 रुपया एकड़ अपने आप में एक राशि हरियाणा सरकार ही सबसे ज़्यादा राशि देती है। तो किसान के नाते से आपकी किस प्रकार से लाभ आपको पहुंचाया जाए, किसानों के फसलों के दाम कैसे मिले, मंडी की व्यवस्था, मार्केटिंग व्यवस्था कैसे अच्छी की जाए। मुझे खुशी है कि मार्केटिंग की व्यवस्था हरियाणा की बाकी आसपास के प्रदेशों से सबसे अच्छी है। यही कारण है कि होड़ लगी रहती है। बाहर के प्रांत के जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ से भी किसान
चाहे वो पंजाब हो अथवा उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, सब जिलों, आसपास के जिलों के लोग हरियाणा की मंडियों में फसल बेचना चाहते हैं। और हमने फसल 1-2 नहीं 14 फसलें ऐसी जो हैं वो एमएसपी पर खरीदनी ये शुरू की हैं। अगर किसी फसल को हम एमएसपी पर खुद नहीं खरीद सकते हैं तो उसमें भी हमने व्यवस्था की है कि भावांतर भरपाई योजना, उसमें चाहे सब्जियां हों, फल हों अथवा बाजरा हो, इसकी व्यवस्था भी सफलतापूर्वक लागू की गई है। मनोहर सरकार लगातार किसानों के हित में फैसले ले रही है और इसी कड़ी में अब बिजली आपूर्ति का ये फैसला भी सीएम मनोहर लाल ने लिया है, ताकि किसानों की फसलों का नुकसान भी ना हो और किसानों को परेशानी भी ना हो। सरकार के इस फैसले से किसानों को काफी फायदा होगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री और हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी के अध्यक्ष मनोहर लाल ने ये कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक समरसता एवं एकात्म मानववाद की रही है। ऐसे संत महापुरुषों को किसी वर्ग से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना चलाई है और महापुरुषों की जयंतियां एवं स्मृतियां दिवसों को अब सरकारी स्तर पर मनाने की पहल भी की है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने निवास संत कबीर कुटीर पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल द्वारा लिखित एवं हरियाणा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी द्वारा प्रकाशित पुस्तक डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर जीवन और चिंतन का विमोचन करने के उपरांत उपस्थित साहित्यकारों को संबोधित भी किया और कहा कि संत महापुरुषों की सोच प्राचीन काल से ही सामाजिक एवं एकात्म मानववाद की रही है। उन्होंने कहा कि साहित्य समाज का आईना होता है और साहित्यकारों की समाज के प्रति अहम भूमिका होती है। एक साहित्यकार अपने शब्दों और विचारों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव रामजी अम्बेडकर ने भी अपने जीवन में सदैव समाज के सभी वर्गों में समरसता, समन्वय एवं खुशहाली लाने के लिए कार्य किया। उनके जीवन पर लिखी गई ये पुस्तक निश्चित तौर पर युवाओं को सकारात्मक दिशा में बढ़ने के लिए निश्चित तौर पर प्रेरित करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बाबा साहेब ने जिस सोच व विचार से देश का संविधान लिखने में उल्लेखनीय योगदान दिया, उस संविधान के कारण ही आज देश में शोषित, वंचित और जरूरतमंद नागरिकों को अपने अधिकार मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं, बल्कि वे तो एक सामाजिक समरसता की एक कड़ी थी। उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने पिछड़े, पीड़ित, अभावग्रस्त व्यक्ति को समाज की मुख्य धारा में कैसे लाया जा सके, इस पर जोर दिया। इस प्रकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भी अंत्योदय दर्शन समाज के सामने रखा। इसका अर्थ है कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय और उत्थान हो सके। उन्होंने ये भी कहा कि एक साहित्यकार प्राचीन काल पर अपने शोध के माध्यम से ऐसे ऐसे संत महापुरुषों को खोज निकालता है जिनके बारे समाज को ज्ञान नहीं। अभी हाल ही में राज्य सरकार ने प्रदेश में संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रचार प्रसार योजना के तहत झलकारी बाई की जयंती भी मनाई, जो महारानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना की सेनापति थी। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार विकास के साथ साथ अपनी संस्कृति और अपने महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव लेकर एक साथ चलती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर है और प्रदेश के साथ साथ कई केंद्र की योजनाओं को भी अब भरपूर तरीके से अब जनता के बीच में लाया जा रहा है ताकि जनता को लाभ मिल सके। जनता को लाभ मिल भी रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल पीएम आवास योजना के तहत प्रदेश की जनता को हो रहे लाभ का जिक्र कर चुके हैं और साथ ही अपने विशेष चर्चा कार्यक्रम में इसके बारे में बता भी चुके हैं। रिपोर्ट देखिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की जनता को अपना परिवार मानकर जनता के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इसका असर धरातल पर देखा जा सकता है ताकि जनता को ज्यादा से ज्यादा लाभ दिया जा सके। प्रदेश के साथ साथ केंद्र की योजनाओं का लाभ भी आज के समय में जनता को मिल रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से बात भी की गई और योजना से मिल रहे लाभ के बारे में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने विशेष चर्चा के कार्यक्रम में चर्चा कर चुके हैं। आज भी गरीब आदमी भले उस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था तो न रही हो, लेकिन बिना योगदान के उसका मकान बनाने का सपना ये पूरा नहीं हो सकता। इस विषय को लेकर के सरकार आगे आई और मुझे याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, ये 2 योजनाएं शुरू की और उसके अंतर्गत लोगों का जो सपना होता था उसका पूरा करने के लिए और एक न केवल ये सपना बल्कि संकल्प लेकर के हम आगे बढ़े हैं ताकि ऐसे परिवार जिनके सिर पर घर छत नहीं है उसको एक छत दी जाए। और उस योजना के अंतर्गत जैसा हम जानते हैं कि जो शहरी मकान है उसमें 2.5 लाख रुपए की सहायता ये दी जाती है। जिसका अपना प्लॉट होता है उसको ये सहायता मिलती है। 1.5 लाख रुपया केंद्र सरकार का होता है, 1 लाख रुपया प्रदेश सरकार उसमें देती है। 3 किस्तों में जब प्लिंथ तक उसकी जो नींव भरी जाती है उस समय 1 किस्त मिलती है और इसी प्रकार से दूसरी किस्त जब छत तक मकान पहुंच जाता है तो दूसरी किस्त मिलती है। छत डलने के बाद ये तीसरी किस्त मिलती है। हमारे शहरी मकानों का जो टारगेट 67,649 मकानों का हरियाणा का था, उसमें से 14,939 मकान ये बनाए जा चुके हैं। 15,356 मकान अभी निर्माणाधीन हैं। शेष मकानों को भी बहुत जल्दी पूरा करके और लोगों को दिया जाएगा। इस सारे पर हमने 522 करोड़ रुपया ये खर्च किया है। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की भी ऐसी योजना थी जिसके अंदर कुल 1,38,000 रुपये का लाभ उनको पहुंचाया जाता है। इसकी योजना में भी 29,440 मकानों के निर्माणों की जो स्वीकृति मिली थी, सभी मकान बन करके और हमने उनको लोगों को अलॉट कर दिए हैं। 3 किस्तें इसमें भी उसी प्रकार से दी जाती थी और 1,38,000 रुपया उनको ये मिलता था। और जब मकान व्यक्ति का बनता है, मैं आभास करता हूं कि जब भी हमने किसी को मकान बना करके चाबियां उसके हाथ में पकड़ाई हैं तो व्यक्ति अपने जीवन का एक संतोष वो व्यक्त करता है कि मैं अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए एक ऐसा आश्रय स्थल बना के दिया है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका उपयोग करेगी, तो उससे उसका एक उत्साह भी बढ़ता है। समाज में व्यक्ति, अपने मकान वाला व्यक्ति एक बहुत ही आत्मविश्वास के साथ जीता है। हमारा जो मकान होता है ये केवल ईंट, गारा अथवा सीमेंट, ईंट, लकड़ी इसी का मिश्रण नहीं होता, बल्कि जब कभी मकान बनता है और उसकी यादों में जब हम खो जाते हैं तो वास्तव में ही हमारी जो भावनाएं हैं, यादें हैं, संवेदनाएं हैं, एक मन में उत्सव जैसा माहौल बनता है कि मैंने बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर लिया है। तो इसलिए ये जो मकान बनाने का सपना जो व्यक्ति का पूरा होता है, व्यक्ति बहुत प्रफुल्लित होता है। हम चाहते हैं कि इस प्रकार की सहायता समाज में सब लोगों को मिलनी चाहिए और जब समाज को मिलेगी, मकान उसका चाहे अपना छोटा हो अथवा बड़ा हो, व्यक्ति उसी से संतोष व्यक्त करता है। एक छोटी कहानी मुझे ध्यान में आती है कि एक विश्वविद्यालय के, यूनिवर्सिटी के छात्र, उनको ये जिम्मे लगाया गया कि जाइए आप इस गांव में जाइए और गांव के अंदर सर्वे करिए। सर्वे करके ऐसा ढूंढ के लाइए कि इस गांव में सबसे अच्छी गली कौन सी है और सबसे अच्छा मकान कौन सा है। 10 विद्यार्थी गांव में घूमे, अलग अलग लोगों से पूछा, मकान देखे, गलियां देखी, सबके अपने अपने उसमें जो उत्तर थे, अलग अलग उत्तर थे। सबने अपनी अपनी जो फाइंडिंग्स ढूंढी, उनका किसी की कोई गली पर नजर टिकी, किसी के किसी मकान पर नजर टिकी। एक बूढ़ा बुजुर्ग व्यक्ति अचानक वो मिला उनको। उनका हम एक राय पर नहीं पहुंच रहे हैं, इस बूढ़े व्यक्ति से, गांव का व्यक्ति, इससे पूछते हैं, भली बात गांव की सब गलियां, सब मकान ये जानता है कि अच्छा बताइए आपके गांव की सबसे बढ़िया गली कौन सी है, सबसे बढ़िया घर कौन सा है। कहने लगे आपको नहीं पता लगा? कहने नहीं, हमको पता नहीं लगा, आप बताइए। बुजुर्ग ने कहा मेरे साथ आइए।
उस बूढ़े व्यक्ति के साथ 10 के 10 जवान गए और घूम करके एक बस्ती में पहुंचे। उस बस्ती की गली सामान्य गली थी, कहीं कहीं ईंटें उखड़ी हुई भी थी, कहीं कहीं पानी बिखरा हुआ भी था। तो उस व्यक्ति ने कहा, देखिए मेरे हिसाब से ये गली गांव की सबसे बढ़िया गली है। तो चलिए फिलहाल हरियाणा डायरी के इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।